Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval Indian history and in this segment we are into early medieval phase where today we are going to discuss the economy of imperial चोलाज। देखिए हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। जो इंपीरियल चोला थे, जो मेडिएवल या मध्यकालीन चोल थे, उनकी इकोनॉमी की बात करेंगे। इसके पहले हमने सब कुछ खत्म कर लिया है। जो जनरल इंफॉर्मेशन है, कई वीडियोस हम कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अर्ली मेडिएवल फेज में। चोल जो हैं, इंपीरियल चोल या मध्यकालीन चोल, और वहां पे हमने इनके जो रूलर्स थे उनको खत्म कर लिया और फिर उसके बाद प्रशासन को भी बहुत डिटेल में खत्म कर लिया। कुछ जो पोर्शन बचे हुए हैं जैसे इकोनॉमी को और थोड़ा रिलीजन, सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे हम अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, आज हम इकोनॉमी देखने वाले हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि हम मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मेडिएवल हिस्ट्री में मैंने बता दिया था कि जब भी हम मेडिएवल या मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो अर्ली और लेटर में बांटेंगे। अर्ली में फिर हम देखेंगे, अर्ली यानी कि हर्षवर्धन के बाद से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक अर्ली मेडिएवल फेज है। उसके बाद लेटर है जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगलों को हम देखेंगे। और अर्ली मेडिएवल फेज में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और फिर मुस्लिम इन्वेजन। तो नॉर्थ इंडिया हम पूरा देख चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन के बाद हमने देखा था, हर्षवर्धन का शासनकाल 647 एडी में खत्म होता है। उसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको कई राजपूत वंश देखने को मिलेंगे। गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे राजस्थान, गुजरात में फिर सोलंकिया जिसे चालुक्य कहते थे। परमार मिलेंगे आपको मालवा में, दिल्ली में तोमर मिलेंगे। तो तमाम चीजों को यहाँ पर देख लिया है। कश्मीर को देखा था, तमाम वंश कश्मीर में, लोहार वंश ये सब देखा था। उसके बाद इधर हमने देखा था हिंदू शाही वंश, ठीक है, पाल वंश यहाँ देखा था। और हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी देखा था, गुर्जर प्रतिहार और इधर पाल वंश था आपको जो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। ठीक है, तो वो हमने पूरा देख लिया था। और यहाँ पर एक राष्ट्रकूटा थे, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूटों में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। वो सब हमने नॉर्थ इंडिया में देखा था। फिर हम साउथ इंडिया में आ गए थे, सारा देख लिया था नॉर्थ इंडिया को हमने। और साउथ इंडिया में हमने मैक्सिमम पोर्शन कवर किया था साउथ इंडिया का दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में, जहां पे हमने संगम एज देखा था। संगम एज सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर केरल या मालाबार कोस्ट जो है, थोड़ा सा तमिलनाडु नीचे का आ जाएगा, तो यहाँ पर चेर थे संगम एज में। यहाँ पे पांड्य थे और वहां पे भी यहाँ पे चोल थे। तो ये चोल और वो अर्ली चोलास थे। ठीक है, मैंने बार बार बताया है, जो संगम एज में हमने पढ़ा था वो अर्ली चोला थे। ठीक है, ये मेडिएवल चोला है। इन्हें इंपीरियल चोला कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैंने बता दिया था कि ये जो अर्ली चोला थे वो कावेरी नदी के आसपास ही वो उनका कंट्रोल था। लेकिन ये जो चोल हैं जो कि आते हैं 850 एडी में, अर्ली मेडिएवल फेज में, ये चोल क्या करेंगे कि ये इनका अंतरराष्ट्रीय एग्जिस्टेंस भी है। ये श्रीलंका में यहाँ पर है, इधर लक्षद्वीप में है, तो इधर अंडमान में है। तो ये तो मान लीजिए लक्षद्वीप और अंडमान तो भारत का हिस्सा हो गया, लेकिन इधर आपको मालदीव्स में भी है, श्रीलंका में भी है, इधर म्यांमार में होंगे, कंबोडिया में होंगे, कडारम जिसको लेके चाइना से व्यापार होता था, हाँ, इंडोनेशियन आइलैंड, आपको जावा, सुमात्रा। तो एक तरह से देखेंगे कि इनका इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व था, तो इनको कहा गया इंपीरियल चोला, इसीलिए कहा गया। ठीक है, तो वो अर्ली थे संगम एज में और ये मेडिएवल चोल है जिन्हें इंपीरियल चोल कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व की वजह से इन्हें इंपीरियल चोल कहा जाता है। तो साउथ इंडिया के इतिहास में हमने बता दिया था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में आप देखेंगे तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सबसे पहले पोस्ट मौर्यन पीरियड में सातवाहन आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सातवाहनों का जगह वकाटक ले लेंगे, फिर चालुक्य वातापी ले लेंगे, चालुक्य वातापी की जगह फिर आ जाएंगे राष्ट्रकूटा और फिर चालुक्य कल्याणी। तो इस तरह से हमने खत्म किया था और हमने पल्लवों तक खत्म कर लिया था। हाँ, और पल्लवों के बाद उसके बाद यहाँ पे हम साउथ इंडिया वाले पार्ट में हम यहां तक जब खत्म कर चुके थे दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में ही, तो हमें फिर इन सबको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हमें पढ़ना है किसे? चोलों को पढ़ना था। तो ये चोल हम देख रहे हैं और पूरा चोल हम बहुत डिटेल में चोल वंश को देख चुके हैं। ठीक है, इनके रूलर्स को देख चुके हैं, इनके प्रशासन को देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। हम इकोनॉमी और प्रशासन के बाद देख रहे हैं आज। ठीक है,
और इसके बाद मुस्लिम इन्वेजन है जो कि जो खत्म हो जाएगा साउथ इंडिया वाला पार्ट, तो अरबों का इन्वेजन, फिर हम देखेंगे आपको मोहम्मद गजनवी का इन्वेजन, मोहम्मद गोरी का इन्वेजन, और बाद में फिर हम आ जाएंगे गोरी के इन्वेजन के बाद यहाँ दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक पृष्ठभूमि बना लिया। ये चोल कौन थे? तो ये जो इंपीरियल चोल जो थे ये पल्लवों के ही सामंत थे, मैंने ये बता दिया था, ये पल्लवों के ही सामंत थे। ठीक है, और इन्हीं को रिप्लेस करके ये आएंगे विजयालया जो है, ये एक सामंत था पल्लवों का यहाँ पर। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे जो पांड्य क्षेत्र है यहाँ पे इसने तंजौर को जीता और चोल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, चोल वंश की स्थापना कर दी, और बाद में आता है आदित्य प्रथम। ठीक है, और आदित्य विजयालय के बाद आदित्य प्रथम 850 एडी में, देखिए जो चोल वंश है 850 टू 1279 एडी तक चलेगा। ठीक है, 850 में स्थापना करेगा विजयालय और ये 1279 तक ये चलेगा। तो यहां पे पहले विजयालय जो है एक सामंत है पल्लवों का, ये स्थापना करता है, और बाद में आदित्य प्रथम आता है जो क्या करेगा कि इस पूरे अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराकर इस पूरे पल्लव वाले पार्ट को, इस टेरिटरी को ये मिला लेगा किसमें, चोल साम्राज्य में, और इस तरह से पल्लव यहां से खत्म हो जाएंगे और इस स्थान पे आ जाएंगे चोल। ठीक है, तो चोलों का जो समय था 852, यही चोल आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे तो चोल इधर भी आएंगे, ये सब पांड्यों को जीतेंगे, चेरों को जीतेंगे। ठीक है, उसके बाद ये उड़ीसा भी जाएंगे, हाँ यहाँ पे भी आएंगे, बंगाल भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका भी जीतेंगे। बहुत मैंने बताया कि इनका इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस था, चीन तक ये पहुंचेंगे, इनका व्यापार पहुंचेगा, तो वो सब हमने देख लिया था। दो वंश चला था, एक विजयालय वंश चलेगा, इसमें 850 एडी में विजयालय फाउंड करता है, और वो चलता है 1070 एडी तक, और फिर 107 एडी से चोल वंश का की एक और शाखा चलती है, चोल चालुक्य शाखा, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो चालुक्य वातापी है ना, इन्हीं का एक शासक था। ठीक है, बेसिकली क्या है, मैंने सातवाहन और वकाटक बता दिया, ये महाराष्ट्र में थे, लेकिन फिर ये धीरे धीरे जब चालुक्य वातापी आएंगे तो कर्नाटक तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, कर्नाटक वाले क्षेत्र तक, क्योंकि ये चालुक्य वातापी तो कर्नाटक में थे, तो ये आप वातापी कह लीजिए या बादामी कह लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आएंगे ये चालुक्य वातापी, तो कर्नाटक का क्षेत्र लेते हुए जब आएंगे, सातवाहन और वकाटक सिर्फ महाराष्ट्र में है, लेकिन चालुक्य वातापी आएंगे तो ये आ जाएंगे पूरे महाराष्ट्र भी आएगा, कर्नाटका भी आएगा, तो चालुक्य वातापी हो जाएंगे, चूंकि वातापी कर्नाटका में है। ठीक है, तो ये वातापी को बनाएंगे राजधानी, उसके बाद इन्हीं को इसी जगह पे राष्ट्रकूटा, और फिर चालुक्य कल्याणी जो इसी जगह पे आएंगे, लेकिन इनकी जो राजधानी होगी कल्याणी होगी। तो यही जो चालुक्य वातापी है, तो चालुक्य वातापी जो है इसका शासक है पुलकेशिन सेकंड, हाँ, जिन्होंने हर्षवर्धन का दक्षिणी विस्तार रोका था। तो इनके समय ही हाँ ये क्या करेंगे कि अपने भाई विष्णुवर्धन से यहां वेंगी में, आंध्रा में, ये एक और वंश की ईस्टर्न शाखा, चालुक्यों की ईस्टर्न शाखा की स्थापना करवाएंगे विष्णुवर्धन से, जिनका कैपिटल होता था वेंगी, तो वो वेंगी के चालुक्य थे। तो वेंगी के चालुक्यों के यहाँ ये जो विजयालय वंश है ना, इसका शादी हुआ, राजराजा फर्स्ट थे, उनकी बेटी का शादी हुआ इन वेंगी के चालुक्यों के यहाँ, तो उनसे जो वंश आगे बढ़ा तो उसको चोल चालुक्य वंश कहा जाता था, चोल चालुक्य शाखा एक चली। ठीक है, विजयालय से शुरू होगा और अधिराजेंद्र पे विजयालय शाखा खत्म हो जाएगी, और फिर चोल चालुक्य शाखा शुरू होगा, जो कि शुरू करेगा कुलोत्तुंग प्रथम। सारा हम डिटेल देख चुके हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने देखा था। ये पल्लव जो थे ना यहाँ पे पहले, ये साउदर्न आंध्रा और ये थे साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, साउथ आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पल्लव थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, और पल्लव को रिप्लेस करके ये चोल आ जाते हैं, ये इंपीरियल चोल, और इनका शासनकाल 850 टू 1279। एक पृष्ठभूमि हमारी तैयार यहाँ पे हो गई।
ये समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही समय जो है 852 1279 AD तक, यही समय, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब हम सारा कुछ देख चुके थे, हाँ, शासकों को देख चुके थे, प्रशासन देख चुके। अब हम आ रहे हैं इकोनॉमी पे। तो अब देखिए इकोनॉमी हम शुरू करते हैं, यहां से कुछ खास पॉइंट्स है उन पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रेवेन्यू, हाँ, राजस्व। तो राजस्व का मेन सोर्स जो था चोलों का, ठीक है, वो मेन सोर्स लैंड टैक्स यानी लैंड रेवेन्यू कह ले आप, लैंड टैक्स था। तो लैंड टैक्स जो है ये ग्राम सभा कलेक्ट करती थी। मैंने ये बताया था कि चोलों का जो इंपीरियल चोल है, यहां पे इनकी एक बहुत जबरदस्त विशेषता थी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि, और ये विलेजेस में था, ग्रामीण स्वायत्त शासन, ठीक है ना, ग्रामीण स्वायत्त शासन या स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये विलेजेस में था और ये उसी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ये जो था ये शुरू तो हो चुका था पल्लव और पांड्यों के समय से, यहाँ पल्लव थे, यहाँ पांड्य थे, तो इन्होंने अपने यहाँ शुरू किया था, लेकिन ये उतनी ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं थी। इसका अति विकसित रूप आपको चोलों में देखने के लिए मिलेगा। तो सवाल आता भी है कि इनकी विशेषता क्या थी। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन द विलेजेस, या ग्रामीण स्वायत्त शासन या ग्रामीण स्वशासन, ठीक है, जहां वो अपने रिसोर्सेज से ही, अपने जो उनके स्टाफ होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, उन्हीं से, सेंटर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, उन्हीं संसाधनों से इन क्षेत्रों का विकास होगा। तो ग्राम सभा जो होती थी बहुत ही इनका महत्व था। देखिए दो तरह से गांवों का शासन चलता था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जब पिछले वीडियो में मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा नहीं अभी, उसको देखिए कि ग्रामीण स्वायत्त शासन जो था, हाँ, वो दो तरह से चलाया जाता था ग्रामीण वासियों द्वारा। एक विलेज समूह होता था, ठीक है ना, ग्राम समूह होता था, और एक ग्राम सभा होती थी। तो ग्राम सभा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, कमेटी के द्वारा चलता था ये। तो ये ग्राम सभा ही जो होती थी ना, जो विलेज का शासन चलता था, वो ग्रुप्स ऑफ विलेजेस दो तरह से चलता था। एक होता था ग्रुप्स ऑफ विलेजेस और दूसरा होता था ग्राम सभा। और ग्राम सभा भी तीन तरह की होती थी, मैंने बताया था, उर जिसमें कॉमन लोग रहते थे, और दूसरे तरह का था सभा या महासभा कहते थे, वो ब्राह्मणों की बस्तियों के लिए वो संस्था बनाई जाती थी। और तीसरा होता था नगरम, जो व्यापारियों के लिए होता था। तो सभा या महासभा वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ग्राम सभा जो होती है ना, ग्राम सभा के तीन पार्ट, उर कॉमन लोगों के लिए, सभा या महासभा किसके लिए, ब्राह्मणों के लिए, और ब्राह्मणों की संस्था होती थी, और नगरम व्यापारियों की। इन्हीं से गांव का शासन चलाया जाता था। तो ये ग्राम सभा को ही ये अथॉरिटी था जो टैक्स, लैंड टैक्स कलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट के पास पहुंचा देगी, यानी गवर्नमेंट के कोषागार में पहुंचा देगी, ठीक है। तो मेन सोर्स आपका लैंड टैक्स था, और वो 1/3 ऑफ प्रोड्यूस, उपज का 1/3 होता था। कैश और काइंड यानी कि नगद में भी या द्रव्य में, किसी में भी ये लिया जा सकता था। और ये फिक्स होता था, पहले लैंड का सर्वे कराया जाता था, ठीक है, और सर्वे के बाद मेजरमेंट कराया जाता था, उसके बाद उस हिसाब से ये टैक्स फिक्स किया जाता था। तो ये एक रफ तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ अदर टैक्सेस थे, नाम बस जान लीजिए। मरम जड्डी वृक्ष कर था, कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ट्री टैक्सेस था, ठीक है। और मग्नमय, ये व्यवसाय, कोई आप व्यवसाय अपनाते हैं उस पर टैक्स लगता था। तो ये आपको दो चीजें, आपको वृक्ष कर और व्यवसाय कर, इनका नाम बस याद रख लीजिए। मरम जड्डी वृक्ष कर और मग्नमय ये व्यवसाय कर है, ठीक है, ये टैक्सेस थे। तो इनको, इनका नाम आप बस याद रखिए, कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बहुत बड़ी बात यहां पे देखिए, अगर इफ नॉट पेड, इस तरह का टैक्सेस नहीं पे किया गया तो प्रॉपर्टी ऑक्शन भी हो जाता था, प्रॉपर्टी की नीलामी हो जाती थी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, इंपीरियल चोलों की इकोनॉमी में, ठीक है। अब आते हैं, देखिए, कॉइन्स यानी सिक्कों के बारे में। देखिए उस समय तमिल क्षेत्र में, देखिए ये तमिल क्षेत्र क्या होता था, ये जो क्षेत्र था ना, ये नीचे वाला, ये क्षेत्र था, ये कृष्णा रिवर इधर तुंगभद्रा है, इसके नीचे जो भी क्षेत्र है ये तमिल क्षेत्र कहा जाता था। तो तमिल क्षेत्र में
कहा जाता है कि दो तरह के सिक्के थे, एक उद्यान और एक मध्यान। तो मध्यान सबसे भारी होता था, हेवी होता था, ठीक है। तो यहां पर दो तरह के थे, तो मध्यान चलता था जिसको कलंजू भी कहा जाता था या कल्याणजू भी कहा जाता था, या इसको इनका दूसरा नाम था मध्यान। ये मानक स्वर्ण सिक्के थे। मानक मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइंस यही थे और हेवीएस्ट होते थे ये। तो ध्यान रखिए इनका नाम मध्यान कह लीजिए, कलंजू कह लीजिए या कल्याणजू कह लीजिए। ये सिक्के थे गोल्ड के, ठीक है, मानक स्वर्ण सिक्का यानी कि स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइंस थे और ये हेवीएस्ट होते थे, ठीक है। उसके बाद हेवीएस्ट मतलब सबसे भारी होते थे। उसके बाद एक काशू भी होता था, कायू नहीं है ये, काशू पढ़िएगा, काशू। काशू ये भी गोल्ड का होता था। काशू ये गोल्ड का होता था। देखिए यहां पे छूट गया है, कई बार चीजें छूट जाती हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। गोल्ड का होता था और ये 1/2 ऑफ कलंजू, ये जो है ना इसका हाफ होता था, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती होगी हाफ। तो ये आपको बस एक जानना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद देखिए यहां पर ट्रेड, देखिए इनका चाइना से ट्रेड होता था। मैंने बताया था कि चाइना से इनका अंतरराष्ट्रीय जो था एग्जिस्टेंस था, हाँ। और चाइना जो चोल शासक थे, इंपीरियल चोला, इनके चोल शासक ने चाइना से अच्छा रिलेशन बना के रखा। आपको मैं बताऊं, राजराज फर्स्ट, ठीक है, राजराज फर्स्ट और राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल इनको कहते थे, इन्होंने राजदूत या कहिए एम्बेसडर इन्होंने भेजा था चाइना में। उसके बाद कुलोतुंग फर्स्ट आता है। कुलोतुंग फर्स्ट ही चोल चालुक्य वंश, दो शाखाएं चलती है चोलों में, एक विजयालय शाखा, विजयालय शाखा 1070 एडी में खत्म हो जाती है और 1070 एडी से चोल चालुक्य वंश शुरू होता है जिसका फाउंडर कुलोतुंग फर्स्ट था, तो दूसरी शाखा थी, ठीक है। ये तो डेलीगेशन ही भेज देता है 1077 एडी में, पहले मैं बता चुका हूं, 72 ट्रेडर्स का डेलीगेशन, एक टीम, एक दल जाता है कहां पे, चाइना। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, कहीं कहीं 70 भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी 70, तो कहीं 70 कहीं 72, ऑलमोस्ट मतलब 70 के अराउंड, 70 के अराउंड ये ट्रेडर्स को भेजता है, उसका एक दल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो चाइना से इनका कहा जाता है कि अच्छा रिलेशन था। तो देखिए, और चाइना क्या क्या एक्सपोर्ट होता था यानी निर्यात होता था, कपड़ा यानी टेक्सटाइल क्लोथ्स कह सकते हैं, कैम्फर, कैम्फर का मतलब कपूर होता है, ठीक है, आइवरी यानी कि हाथी दांत, स्पाइसेस मसाले। आप समझ लीजिए कि दक्षिण भारत आज भी केरला वाला जो दक्षिण भारत है मसालों के लिए काफी मशहूर है, ठीक है, मेडिसिन औषधि, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि क्या हो जाएगा, ये देखिए जवाहरात, हाँ, हीरे जवाहरात, ये सब। तो ये सब देखिए एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात होता था चाइना। उसके बाद समझिए वेस्ट से भी, वेस्ट मतलब ये तो चाइना में तो इधर हो गया ना, चाइना यहां पे हो गया, ठीक है, वेस्ट से कडारम के थ्रू करते थे, यहां कडारम था तो कडारम के थ्रू ये चाइना से व्यापार करते थे। और यहां देखिए ये तो वेस्ट से भी, और वेस्ट से पर्सिया, देखिए पर्सिया कहां पे है, देखिए ये जो भारत है, पाकिस्तान है, और ये जो ईरान है इसी को पर्सिया कहते थे। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगा हुआ है, ये मान लीजिए अफगानिस्तान है तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगा हुआ है, ये ईरान है, ठीक है ना। तो यही ईरान है जिसको पर्सिया कहा जाता था। तो पर्सिया से भी होता था और अरब से भी होता था। देखिए यही अरबियन पेनिसुला है यहां पर, ठीक है, यही अरबियन पेनिसुला है, ध्यान दीजिएगा, ये अरबियन पेनिसुला है, ठीक है। तो इन जगहों से ये वेस्ट हो गया ना, ये वेस्ट हो गया इधर, तो इधर व्यापार इन लोगों का होता था। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, सबसे जो महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था उसको सिराफ कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। सिराफ, पोर्ट का मतलब यहां पे क्या है, बंदरगाह, और ये बंदरगाह का नाम क्या था, सिराफ, ध्यान दीजिएगा। इसी के थ्रू इधर व्यापार होता था, ठीक है, पर्सिया से या अरब से यानी कि वेस्ट से। और इसका लोकेशन कहां है, पर्सियन गल्फ में। देखिए पर्सियन गल्फ का लोकेशन देखिए यही है, ये पाकिस्तान यहां पर, ये ईरान, ये अरबियन पेनिसुला, यही बीच में देखिए पर्सियन गल्फ है, इसी में सिराफ पोर्ट पड़ता था, यही पर्सियन गल्फ है जो गैप बन रहा है ना, ठीक है ना। तो ये आपको कम से कम लोकेशन पता होना चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। यही जो है
मैं बना देता हूं, ग्रीन से बना देता हूं। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है यही पर्सियन गल्फ है, देखिए यही पर्सियन गल्फ है। क्योंकि ईरान यहां पे है तो ये पर्सियन गल्फ हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो ग्रीन वाले यही पर्सियन गल्फ है। फारस की खाड़ी जिसको हिंदी में कहते हैं फारस की, फारस पर्सिया या ईरान को कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिराफ जो पोर्ट था, बंदरगाह था, वो वेस्ट से व्यापार करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। लोकेशन इसका पर्सियन गल्फ में था, ये हम समझ गए। उसके बाद देखिए टेम्पल्स का क्या इंपॉर्टेंट था। देखिए टेम्पल्स उस समय साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स हैं, आगे हम टेम्पल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में भी देखेंगे, थोड़ा सा रिलीजन में भी देखेंगे। तो देखिए लोन, ये कर्ज भी देते थे, करीब 12% उसका इंटरेस्ट होता था, और ये इन्वेस्टमेंट भी करते थे व्यापार में। मंदिर जो होता था ना, मंदिर वहां के इन्वेस्ट भी करते थे, तो ये एक बड़ी बात थी। तो इकोनॉमी में इनका योगदान था। अब ग्राम समूह, मैंने बताया ना कि देखिए दो तरह से स्वायत्त शासन चलता था गांवों का, ठीक है। चोल किस लिए प्रसिद्ध थे? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि ग्रामीण स्वायत्त शासन या ग्रामीण स्वशासन के लिए, जहां वो अपने संसाधनों से ही, अपने स्टाफ से ही सारा काम करते थे और सारा ऑपरेशन करते थे, सारा संचालन करते थे, सारा प्रशासन देखते थे। केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता था या ना के बराबर होता था, होता भी था तो न्यूनतम था। अपने आप में उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी और काफी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। हालांकि उसमें कमियां भी थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया, लेकिन उस समय के हिसाब से लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन वहां देखने को मिलता था, ठीक है। तो दो तरह से, एक तो ग्राम समूह विलेज ग्रुप्स और दूसरा ग्राम सभा। मैंने बताया था ग्राम सभा 3 तरह की थी, और कॉमन लोगों के लिए, उसके बाद सभा या महासभा वो ब्राह्मणों के लिए था और नगरम व्यापारियों के लिए था। यहां ग्राम सभा में देखिए आर्थिक आधार पर कुछ संगठन बनाए गए थे, कुछ धार्मिक आधार पर बनाए जाते थे, कुछ सामाजिक आधार पर बनाए जाते थे। तो ग्राम समूह जो बनाए जाते थे आर्थिक आधार पर, तो उनके कुछ नाम हैं, जैसे मणिग्रामम, वलंजियार या वलंगिया, जो भी कह ले, नाम में थोड़ा थोड़ा फर्क मिल सकता है, नाना देशी। तो ये सब व्यापार पे कंट्रोल रखते थे। तो ये भी आप ध्यान रखें, कहीं नाम पूछ दे, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। पहले भी बता चुका हूं, मणिग्रामम, वलंजियार और नाना देशी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 चीज यहां और समझ लीजिए, खाली शब्दों से समझ लीजिए। एक तो एरी पत पातन और चिट्टी रामेली पेरीपांडु, ये क्या थे? देखिए उस समय जो स्टोर हाउसेज होते थे, गोदाम या विक्रय केंद्र, सेलिंग सेंटर्स, विक्रय केंद्र जहां सामानों को जहां से बेचा जाता था, उनका नाम होता था स्टोर हाउसेज। जहां पे गोदाम होता है, स्टोर हाउसेज का मतलब गोदाम, सामान को रखा जाता था, तो उसको कहा जाता था एरी पत पातन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और चिट्टी रामेली पेरीपांडु क्या था भाई? ये तमिल क्षेत्र में, इसी तमिल क्षेत्र में क्या था? किसानों का संगठन था, हाँ ठीक है, पीजेंट्स का, फार्मर्स का संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था। और यहां से जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यहां से लेते थे। तो ये इसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, इसको कहते थे ये स्टोर हाउसेस या गोदाम या फिर विक्रय सेंटर को भी कहा जाता था एरीपत पातन, ठीक है, ये विक्रय सेंटर यानी सेलिंग सेंटर्स को। और चिट्टी रामेली पेरीपांडु क्या था भाई? ये था किसानों का संगठन तमिल क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। और यहां से जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कृषि उत्पाद को यहां से लेते थे, ठीक है ना। तो ये हमने इकोनॉमी को समझ लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, जितना हमें समझना चाहिए और जितना जरूरी है। तो हमने देख लिया, रेवेन्यू समझ ही गए आप, मेन सोर्स लैंड टैक्स था, ग्राम सभा जो है ये टैक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा एग्जाम में कि कौन टैक्स वसूला करता था, गवर्नमेंट के कोषागार तक कौन पहुंचाता था, तो ग्राम सभा पहुंचाती थी, ठीक है ना। तो ये सब आप इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसको देख लीजिए। ये यहाँ पर ग्राम सभा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, कई बार ये पूछा है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मेन सोर्स लैंड टैक्स, और कहीं पूछ दे इसमें,
ये और ये, तो ये याद रखना है। अगर टैक्स नहीं पे किया जाता था तो ऑक्शन हो जाता है। और टैक्स का इस्तेमाल कहाँ होगा, आप जानते हैं, आर्मी में करेंगे, ठीक है। और कहाँ रेवेन्यू का इस्तेमाल कहाँ होता है, आर्मी में होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क में होगा, मंदिरों के निर्माण में होगा, यातायात व्यवस्था में होगा, तमाम तरह की चीजों में इनका टैक्सेस का इस्तेमाल होता था। क्वाइंस को समझ लीजिए, कलंजू या कल्याणजू किस समय इस्तेमाल होता था, तो चोलों के समय, इंपीरियल चोलों के समय। मानक स्वर्ण सिक्का क्या था भाई, तो कलंजू, कल्याणजू या मध्यान्ह, कुछ भी आ सकता है। काशू किस समय इस्तेमाल होता था, तो इंपीरियल चोलों के समय। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखिएगा, सिक्के भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेस्ट से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्सेप्ट के लिए, आपके कहीं पूछ दे तब भी, और कॉन्सेप्ट के लिए भी। एक तो देखिए चाइना से एक्सपोर्ट क्या क्या होता था, कपड़ा, कैम्फर कपूर, आइवरी, हाथी दांत, स्पाइसेस, औषधि, मसाले, मेडिसिन, औषधि, और जवाहरात, हीरे, ये सब जो होते थे, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो ये सब चीजें ये बता ही दिया है कि ये याद रखिएगा कि चाइना जो डेलीगेशन सबसे बड़ा किसने भेजा था, तो कुलोतुंग फर्स्ट ने, जो कि 1077 AD में भेजता है, 70 या 72 ट्रेडर्स का डेलीगेशन। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद जो वेस्ट से, इधर से जो व्यापार होगा, यानी पर्सिया और अरब से जो व्यापार होगा, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स वो कौन सा था, बंदरगाह कौन सा था या पोर्ट, तो सिराफ बंदरगाह था। कहां, पर्सियन गल्फ में, पर्सियन गल्फ यही है, ठीक है, इसी में सिराफ था, ठीक है। तो इसके थ्रू इधर वेस्ट में व्यापार होता था। टेम्पल्स लोन भी देते थे, कर्ज देते थे, और इन्वेस्टमेंट भी करते थे। टेम्पल्स का भी, मंदिरों का भी एक इंपॉर्टेंट और अहम रोल था किसमें, इकोनॉमी में। और ग्राम समूह के कुछ नाम हैं जो आर्थिक आधार पर, वैसे धार्मिक आधार पर भी रखे गए। आर्थिक आधार पर, तो आर्थिक आधार पर जो ग्राम समूह के नाम है वो मणिग्रामम, वलंजियार, नानदेशी, इन पर व्यापारियों का कंट्रोल होता था, ठीक है। तो इनके थ्रू व्यापारी कंट्रोल करते थे व्यापार पे। तो ये सब चीजें हमने देख लिया है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।